मौसमी परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के कारण जानवरों द्वारा सहन की जाने वाली हानियां। जैसा कि पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि जंगली जानवरों की पीड़ा क्या है और यह क्यों महत्व रखती है। अब हम जंगल में जानवरों के विभिन्न तरीकों से पीड़ित होने की जांच करेंगे। इस वीडियो में हम इस बात को ध्यान में रखते हुए शुरुआत करने जा रहे हैं कि उनके भौतिक वातावरण, खास तौर से मौसमी परिस्थितियों और प्राकृतिक हानियों से संबंधित कारकों द्वारा वे कैसे हानिग्रस्त हो सकते हैं। मौसम मुख्य रूप से ताप, जंगल में जानवरों के स्वास्थ्य या पीड़ा को प्रभावित करने में बड़ी भूमिका निभाता है। खास क्षेत्रों में तापमान में उतार चढ़ाव बड़ी संख्या में जानवरों को प्रभावित करता है। बहुत से जानवर, खास तौर से वे जो बड़ी संख्या में पुनरुत्पादन कर रहे हैं, एक खास क्षेत्र को निवास बना सकते हैं जब मौसमी परिस्थितियां उनके वहां रहने के लिए उचित हों। ठंडे रक्त वाले जानवर जैसे मछलियां, उभयचर, सरीसृप और अकशेरुकी खास तौर से तापमान में त्वरित परिवर्तन के प्रति सुग्राही हैं। युवा जानवर जो पलायन नहीं कर सकते या जो उथले पानी में रहते हैं, जिन्हें आसानी से सर्दी हो जाती है, वे खास तौर से खतरे की स्थिति में होते हैं। ठंडा मौसम गर्म मौसम की बजाय अधिक नियमित रूप से जीवन को नुकसान पहुंचाता है। जो जानवर ठंडे मौसम में शीत निद्रा नहीं करते या सुषुप्त अवस्था में नहीं जाते, उन्हें तापमान में बड़े प्रकारों का सामना करना होता है। तापमान सहे जा सकने वाली सीमा तक में गिर सकता है, किंतु फिर भी बहुत असहज हो सकता है। यह जानवरों के प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर सकता है और उन्हें बीमारी के प्रति अधिक सुग्राही बना सकता है। स्तनधारियों की जनसंख्या का एक बड़ा भाग हर साल शीत ऋतु में मर जाता है। यह एक सामान्य बात है। तप्त वातावरण में बहुत से अन्य जानवरों से अलग हिरण शीत ऋतु में पलायन या शीत निद्रा नहीं करते। वे कुछ जगहों पर इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं जो स्थल, हवा और बर्फ से कुछ आश्रय उपलब्ध कराता है। शीत निद्रा करने वाले जानवर भी शीत ऋतु समाप्त होने से पहले शीत ऋतु के दौरान बीमारी और भूखमरी के बढ़े हुए खतरे के कारण अधिक दयनीय होते हैं। उदाहरण के लिए चमगादड़ हिमदाह से पीड़ित या भूख से मर सकते हैं यदि वे शीत में शीत निद्रा के दौरान जाग जाएं और आसपास बहुत अधिक उड़े। संचय के घट जाने पर उन्हें बचे हुए शीत ऋतु में प्राप्त करने की जरूरत है। अन्य कई कीड़ों की तरह क्रिकेट उप्रति में शीत ऋतु से बच सकते हैं। वे बचते हैं या नहीं, सामान्यतः इस बात पर निर्भर करता है कि वे अपने जीवन चक्र के किस चरण में हैं और शीत ऋतु का तापमान कितना अस्थायी है। कुछ कीड़े जमकर कठोर हो जाने का सामना कर सकते हैं क्योंकि वे हिम निरोधी के समान क्रियोप्रोटेक्टिव रसायन उपलब्ध करते हैं। हालांकि वे त्वरित गर्म तापमान के कारण पिघल जाएं तो हो सकता है फिर से जमकर वे ना बचें। पक्षी सामान्य तौर पर सापेक्षित रूप से तापमान की बड़ी सीमा को सहन कर सकते हैं, जबकि यदि वे बीमार या घायल हों और गर्म जगह की ओर उड़ने में असमर्थ हों या शीत ऋतु में अपना शरीर गर्म ना रख पाए, तो वे हिमदाह से पीड़ित हो सकते हैं। वे बर्फ पर उतरने में हुई दुर्घटना या पानी के लिए गीले पत्थर के फर्श पर गलती से उतरकर भी पीड़ित हो सकते हैं। बत्तख और अन्य पक्षी जो पानी के बाहर ठीक से नहीं हिल पाते, कभी कभी बर्फ पर फंस जाते हैं और कठोर सतह पर अपने पंख फड़फड़ाते हुए उन्हें घायल कर बैठते हैं।
ठंडे रक्त वाले जानवर जैसे मछलियां, उभयचर और सरीसृप को अपने शरीर का तापमान नियमित रखने के लिए गर्म या ठंडे पानी या हवा की ओर बाहर आना होता है। परिणामतः वे स्तनधारियों और पक्षियों की बजाय तापमान परिवर्तन के कारण ताप तनाव या हाइपोथर्मिया के प्रति अधिक दयनीय होते हैं। हालांकि जलीय वातावरण में हवा की बजाय आमतौर पर कम तापमान अस्थिरता है। यहाँ शरीर और जल के बीच तापमान में एक बड़ी विविधता हो सकती है। जैसे स्थलीय जानवर नए क्षेत्र में आवास के लिए पलायन करते हैं, जलीय जानवर भी उन क्षेत्रों में जा सकते हैं जो ठंडे और गर्म हो, जो कि उनके शरीर के लिए अच्छा हो। बाढ़ और तूफान भी जलीय जानवरों को विस्थापित कर सकते हैं, जिससे वे प्रतिकूल वातावरण में जा सकते हैं। समुद्री कच्छप सामान्यतः ठंड आघात का अनुभव करते हैं यदि तापमान में अचानक परिवर्तन हो या पानी लंबे समय तक ठंडा रहे। शीत आघात तब होता है जब हृदय दर और आघात और सुस्ती में परिसंचरण घट जाए, जो कि गंभीर हो सकता है। छोटे कच्छप खास तौर से खतरे में होते हैं क्योंकि अक्सर वे उथले पानी में रहते हैं, जो कि जल्दी ठंडा होता है। शीत आघात अक्सर असामान्य शीतकाल के दौरान होता है, किंतु कुछ भागों में हर शीत ऋतु में होता है और आधे से अधिक कच्छपों को मारता है, जो पलायन करने में समर्थ नहीं होते। कम तापमान की प्रतिक्रिया में कुछ जलीय जानवरों का उपापचय तंत्र घटता है, उन्हें बेहतर अनुकूलन में सक्रिय करने के लिए। हालांकि कई जलीय जानवर ताप तनाव का अनुभव करते हैं, जो उनकी ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता को अपंग करती है। यदि तापमान लंबे समय के लिए काफी अधिक रहे तो वे बच पाने में असमर्थ होंगे। प्रतिकूल मामलों में या जब जलवायु में परिवर्तन लंबे समय में उत्तरोत्तर होता है, तो इस प्रक्रिया में पीड़ित होकर पूरी जनसंख्या मर सकती है। प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों से मरने वाले जानवर अपना जीवन खोने के अलावा बहुत तकलीफ का सामना कर सकते हैं। प्रतिकूल तापमान के अलावा अन्य कई कारक जानवरों की जनसंख्या को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ जानवरों को बढ़ने के लिए एक खास स्तर की नमी की आवश्यकता होती है और शुष्क क्षेत्रों में वे बड़े पैमाने पर पीड़ित हो सकते हैं। दूसरों के लिए काफी अधिक नमी या वर्षा हानिकारक हो सकती है। हालांकि यहाँ कई जानवर हैं जो वर्षा से प्रभावित नहीं होते या असल में वर्षा पसंद करते हैं। यहाँ अन्य हैं जो इससे परेशान होते हैं या बीमार होते हैं, या शारीरिक स्थितियां जो इससे खराब होती हैं। बरसात की तरह ही बर्फ और तूफान मनुष्य के स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। वे जंगल में रहने वाले जानवरों के समान असहजता और तनाव पैदा कर सकते हैं। यहाँ तक कि यदि ये असहज मौसमी परिस्थितियां उन्हें मारती नहीं हैं, वैसे ही जैसे वे हमें नहीं मारती, तब भी वे अमानुष जानवरों के लिए पीड़ा का कारण हो सकती हैं। पर्याप्त आवास या चिकित्सा देखभाल की उपलब्धता के बिना मनुष्य के लिए जो परेशानियां छोटी हो सकती हैं, वे जंगल में रहने वाले जानवरों के लिए बहुत ही गंभीर हो सकती हैं। कई अन्य मौसमी घटनाओं का जानवरों पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। वे पूरी जनसंख्या को खत्म कर सकते हैं। इनके प्रभाव अन्य कारकों के साथ जुड़ सकते हैं, जैसे भोजन और पानी की उपलब्धता, शिकारियों की उपस्थिति और बीमारियां। उदाहरण के लिए ध्यान दें, सूखा, भारी बर्फबारी और बाढ़। ये प्रतिकूल परिस्थितियां जानवरों को सीधे मार सकती हैं। उदाहरण के लिए डुबाकर या अप्रत्यक्ष रूप से। उदाहरण के लिए भोजन की आपूर्ति बिगाड़कर। मौसमी परिस्थितियां बीमारियां भी पैदा कर सकती हैं,
या जानवरों के बीच महामारी उत्पन्न कर सकती है। कठोर मौसम के कारण शीत ऋतु के दौरान कई जानवर कमजोर हो जाते हैं, जो उन्हें बीमार होने के प्रति और सुग्राही बनाता है। अन्य जानवर जो बीमारी से पीड़ित होते हैं, उनमें वह तभी सक्रिय होता है जब खास मौसमी परिस्थितियां होती हैं। उदाहरण के लिए, कई पक्षियों में एवियन हैजा होता है जो कि निष्क्रिय होता है। लॉबस्टर कवच बीमारी के प्रति अधिक सुग्राही होते हैं जब पानी गर्म होता है, जो उनके कवच को कमजोर करता है और उन्हें घायल होने या शिकार हो जाने के प्रति और अधिक सुग्राही बनाता है। अतः हम देख सकते हैं कि जंगल में रहने वाले जानवरों के लिए मौसमी परिस्थितियां हानि पहुंचाने का मुख्य स्रोत हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूपों में। जंगल में रहने वाले जानवर प्राकृतिक आपदाओं में खास तौर पर दयनीय होते हैं। भूकंप, तूफान, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी और जंगल की आग से भयंकर परिणाम हो सकते हैं। धूल, राख, लावा या बर्फ से डूबकर या दफन होके, जल चुके बिलों से या ढहने से दबकर मौत, पेड़ों और चट्टानों से दबकर, ओला गिरने पर पत्थर फेंके जाने से बहुत जानवर मरते हैं। अन्य को बड़ी चोटें लगती हैं। अक्सर जानवर विस्थापित होने से उच्च खतरे पर होते हैं, या तो सुरक्षित जगहों पर ले जाए जाने के कारण, या तेज हवा या बाढ़ के पानी द्वारा बहाकर दूर ले जाने के कारण। यदि विस्थापित जानवर एक छोटी सी जगह में इकट्ठा हो तो वे बीमारी और परजीवी संक्रमण के प्रति प्रकोप के खतरे पर होते हैं। सीमित भोजन की आपूर्ति के कारण कुपोषण और भूख भी बड़े खतरे बन जाते हैं। जानवर सूर्य, ठंड या हवा का सामना करने पर भी प्रभावित हो सकते हैं यदि उनके पास उचित आवास उपलब्ध न हो। हवा, बारिश और आंधियों के मलबे से आवास तोड़ने और भोजन और पानी के स्रोतों को दूषित करने सहित जानवरों को घायल कर और मार सकते हैं। तेज हवा और बारिश पीठ तोड़ने और सिर दर्द करने का कारक हो सकते हैं। साथ ही साथ ग्रहण किए जाने वाले पानी से संक्रमण और सांस लेने में परेशानियां भी। आंधियों में जानवर विस्थापित और अनाथ हो जाते हैं। इनमें से ज्यादातर समस्याएं गंभीर नहीं होती यदि जानवर देखभाल पाने में समर्थ होते, किंतु अधिकतर मामलों में ये उन्हें नहीं मिलता। कुछ भाग्यशाली स्तनधारियों और पक्षी देखभाल प्राप्त करते हैं यदि वे शहरी क्षेत्र में गिर जाएं और किसी के बगीचे या आंगन में गुमराह अवस्था में पाए जाएं। चक्रवाती आंधियां, जो महाकोष्ठिका आंधियों के नाम से जानी जाती हैं, 10 मील ऊपर जा सकती हैं और तूफानी बल वाली हवा हो सकती है। जब ये तूफान ठंडे मौसम में आते हैं तो जानवर मारे जाते या घायल हो जाते हैं। जब गोल्फ बॉल के आकार के ओलावृष्टि के पत्थर उन्हें आकर लगते हैं। तूफान के आवेश और तेज हवाएं इतना दबाव समुद्र तल पर बना सकती हैं कि बड़ी मात्रा में गाद और बड़ी वस्तुएं आसपास फेंकी जा सकती हैं। दबाव तेजी से समुद्र के निचले हिस्से के ठंडे पानी को उथले हिस्से के गर्म पानी से मिला सकता है। यह ठंडे रक्त वाले जानवरों में हाइपोथर्मिया पैदा कर सकता है, जो अपने शरीर का तापमान नियमित रखने के लिए पानी के तापमान पर निर्भर करते हैं। मिलने वाले पानी से उत्पन्न तेज धाराएं कई छोटे और धीमे तैरने वाले जानवरों को मार सकती हैं, जो तैर के दूर तक नहीं जा सकते। बाढ़ आने और गाद सरकने के परिणाम स्वरूप डूबने और मरने के प्रति छोटे जानवर अधिक दयनीय होते हैं।
हो सकता है बिलों में रहने वाले जानवर छोटे व्यवधानों से सुरक्षित रहें, किंतु मूसलाधार बारिश उनके बिल तोड़ सकती है या उनके प्रवेश द्वार बंद कर सकती है, उन्हें फंसाकर या बिना आवास के अकेला छोड़कर। बिलों के प्रवेश द्वार टहनियों, पत्तों, पत्थरों और पानी या हवा द्वारा आसपास आए मलबों से बंद हो सकते हैं। पत्ते और मलबे जलीय जानवरों को भी हानि पहुंचा सकते हैं। सूर्य प्रकाश रोककर, सड़ने पर ऑक्सीजन स्तर घटाकर और मछलियों के गिल्स में फंस उनका दम घुटाकर। एक जंगल की आग लाखों जानवरों को मार सकती है। जंगल की आग की लहर और धुआं अपने रास्ते में आने वाले अधिकतर जानवरों को मार सकती है, बहुत से उन जानवरों को भी जो सतह के काफी करीब रहते हैं और जो जानवर नदियों में और धाराओं में रहते हैं जब आग की लहर करीब से गुजरती है। भागते हुए जानवर हो सकता है रास्ते में इंतजार करते शिकारियों द्वारा पकड़ लिए जाएं। आगजनी से बच जाने पर भी इसके बाद के परिणाम जानवरों को जला, अंधा और श्वसन परेशानियों के साथ छोड़ सकती है, जो गंभीर और स्थायी रूप से दुर्बल कर सकती है। कुछ जानवर जैसे गिलहरी, शल्यक और कोआला पेड़ों पर चढ़कर दूर जाने की कोशिश करते हैं, जो आग में अच्छी योजना नहीं है। अन्य जानवर उड़ने का प्रयास कर सकते हैं, किंतु तुरंत घबराते हैं और अपनी खोगों में वापस लौट आते हैं। छोटे जानवर जमीन में बिल में जा सकते हैं, किंतु यदि वे पर्याप्त भीतर नहीं जाते तो वे मर जाएंगे जब उनकी खोह ओवन की तरह गर्म होगी। उड़ने वाले जानवर धुएं का अंतर्ग्रहण, जलने, थकने, भटकाव या अन्य जानवरों द्वारा आक्रमण से मर सकते हैं। माताएं और बच्चे हो सकता है भागने में समर्थ ना हो और क्षेत्रीय जानवर भागने के प्रति अधिक अनिच्छुक हों और वहां अंत तक रुकें जब तक निकलने में बहुत देर हो चुकी हो। धुएं के घाव सामान्यतः अल्पकालिक होते हैं और अक्सर कुछ दिनों में प्राकृतिक रूप से ठीक भी हो जाते हैं। हालांकि यदि यह पर्याप्त गंभीर या लंबा हो तो यह फेफड़ा खराब होना, दृष्टि जाना या अंधापन सहित बड़ी हानि का कारक हो सकता है। पक्षी खास तौर से गंभीर श्वसन हानि के खतरे पर होते हैं, क्योंकि अपने आकार के अनुपात में वे काफी हवा लेते हैं। जली हुई त्वचा बड़ी मात्रा में दर्द का कारक हो सकती है। सीमित गतिशीलता और हो सकता है पूरी तरह कभी ठीक ना हो। विकृत पंख और अन्य उपांग जानवर की क्षमता को आसपास घूमने और संकेत देने के प्रति प्रभावित कर सकते हैं। भूकंप में चट्टान गिरने से जानवर जीवित दब सकते हैं। समुद्री पक्षी और मछलियां जो किनारे के समीप उथले पानी में रहती हैं, रेत या मलबे में दब जाती हैं और घुटती हैं। मछलियां किनारे के बाहर आ जाती हैं और वे धीरे धीरे मरती हैं, क्योंकि पानी के बाहर वे सांस नहीं ले सकती। भूकंप द्वारा भूस्खलन हो सकता है, जो जानवरों को जीवित दबा और उनके आवास को नष्ट कर सकता है, या बाढ़ द्वारा जो उन्हें डुबा या दूर कर सकता है। इसके अलावा धरती हिलना, भूकंप समुद्री प्लेट को हिला और विस्थापित कर सकते हैं। जमीन के टुकड़े उन पर रहने वाले जानवरों के साथ पानी में डूब सकते हैं। हर समुद्र का तल विस्थापित होता है तो यह सुनामी ला सकता है, जो कि तेज ऊंची लहरों की श्रृंखला है जो तेजी से शुरू होती है, महासागर पार कर सकती है और कई कई दिनों तक रह सकती है। सुनामी आने पर पक्षी और अन्य छोटे जानवर डूब सकते हैं जब वे पानी में बह आते हैं
और फिर से सूखी जमीन पर वापस जाने में असमर्थ होते हैं। सुनामी पैदा करने के अलावा भूकंप आग लगा सकते हैं, जो आगे मृत्यु, चोट और घरों को नष्ट कर सकते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट महीनों या सालों तक चल सकता है। अपघर्षण और जहरीला लावा और राख उगलते, विस्फोट करते और आसपास के पानी को गर्म करते हुए जो जलीय जानवरों को जीवित उबाल सकता है। राख और अन्य मलबे गिल्स में फंसते हैं और मछलियां घुटती हैं, और लावा महीन कांच के टुकड़े छोड़ता है जो मछलियों को नुकसान पहुंचाता है जब पानी उनके गिल्स से गुजरता है। ज्वालामुखी द्वारा जमीन पर डाली गई राख में रसायन और धारदार टुकड़े होते हैं जो एक विस्फोट के बाद कई वर्षों तक क्षेत्र में जानवरों को हानि पहुंचाते हैं। राख के धारदार टुकड़े आंख और त्वचा पर खुजली के कारक हैं और दांतों, खुरों और कीड़ों के पंखों के लिए अपघर्षक है। राख का अंतर्ग्रहण श्वसन संबंधी समस्याएं और उदरीय बंध के कारक है। राख और गैस भोजन और पानी की आपूर्ति को नष्ट या दूषित करते हैं। इस वीडियो में हम कुछ तरीकों के उदाहरण देखे हैं जिनमें मौसमी परिस्थितियां और प्राकृतिक आपदाएं जंगल में जानवरों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, केवल अपने त्वरित प्रभावों से ही नहीं बल्कि लंबे समयकाल में भी। अगले वीडियो में हम एक अलग तरीके की ओर देखेंगे जिसमें जंगल में जानवर पीड़ित और मर सकते हैं। बीमारी।